everyone. Welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स का एक फ्री ऑनलाइन कोर्स चलाया हुआ है और इसी ऑर्डर में हम लोगों ने एमएससी लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट पढ़ ली है। अब हम लोग स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं और उसी का आज पार्ट नंबर 4 होगा और ओवरऑल क्लासिकल मैकेनिक्स का ये होगा लेक्चर नंबर 35। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से हम लोग जो भी हम लोगों ने किया हुआ है, तो आज हमें पढ़ना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए थे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने सुना होगा वैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? इसका मतलब आप लोग को पता है वैसे होता क्या है कि जब भी कोई आपका जो पार्टिकल है या फिर जब भी कोई भी ऐसी सब्सटेंस है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो अगर उसको हम लोग स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं या फिर एल फ्रेम से जब हम इसको देखते हैं, तो एल फ्रेम से मेजरमेंट लेने पे ऑब्वियस सी बात है उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज दिखाई देती है, मतलब कम दिखाई देती है, कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देती है। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ कम हो जाएगी। सो यहाँ पर एक चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे, इफ लेंथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इफ लेंथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट is to be measured, is to be measured its end coordinate, its end coordinate must be noted simultaneously, must be noted simultaneously then coordinate difference will be equal to length. Coordinate difference will be इक्वल टू लेंथ। देखो ये बात तो आपको पता ही है नॉर्मली। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बात, मान लीजिए यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, ये हमारे पास एक स्टेबल फ्रेम है और इसको हम एस फ्रेम बोल देते हैं, और ये हमारे पास एक मूविंग फ्रेम है एस डैश फ्रेम जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पर कोई आपका रोड है जिसका एंड के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, दैट इज ये जो एंड है आपका, ये कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1, ये दूसरा एंड है, तो इन एंड्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज x2 माइनस x1, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो कहलाएगी उस लोड की लेंथ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है वो तो लेंथ कहलाती है। अब ये जो है बेसिकली मैंने मेजरमेंट लिया है एस फ्रेम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एस फ्रेम से मेजरमेंट लिया है। अगर मैं इसी रोड की लेंथ को एस डैश फ्रेम से मेजरमेंट लूँ तो मान लीजिए x1 डैश कहलाएगा, ये x2 डैश कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो ये तो हम लोगों ने मेजर किया हुआ है एस फ्रेम से, फ्रॉम द एस फ्रेम मतलब स्टेबल फ्रेम, और मतलब कि एल फ्रेम जिसे हम एल फ्रेम भी बोलते हैं नॉर्मली, और x2 डैश माइनस का x1 डैश इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये भी लेंथ ही है वैसे तो, बट ये लेंथ हमने कहाँ से मेजरमेंट लिया है, फ्रॉम द एस डैश फ्रेम। इसका मतलब ये है कि मूविंग फ्रेम जिसे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी बोलते हैं, सी फ्रेम भी बोलते हैं। और याद रखना, अगर लेंथ आपको मेजरमेंट लेना है तो टाइम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक साथ दोनों चीजें मेजरमेंट लोगे नहीं आप लोग। ठीक है, इसको आप लेंथ बोल सकते हो एस फ्रेम के लिए, इसको आप लेंथ बोल सकते हो एस डैश फ्रेम के लिए, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स डैश बोल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स डैश हम इसको बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सही कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स,
ठीक है ना। सो इट इज रिटन एज डेल्टा एक्स। ओके, अब देखना यहाँ पर v वेलोसिटी से आपका फ्रेम मूव कर रहा है, तो याद रखना कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो लेंथ मेजरमेंट लोगे आप लोग, वो कहलाएगा उसका प्रॉपर लेंथ। ये कहलाता है प्रॉपर लेंथ, क्योंकि एक्चुअलिटी में हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, एरोप्लेन में अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए लाइट वेलोसिटी से जा रहा है, फॉर एग्जांपल रॉकेट जा रहा है, तो अब अगर आप रॉकेट के अंदर बैठे हुए हो या फिर रॉकेट के ऊपर बैठे हुए हो, तो वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। मतलब अगर आप लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हुए हो या फिर जो ऑब्जेक्ट रन कर रहा है, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो सेंटर ऑफ मास से अगर आप मेजरमेंट लोगे तो वो कहलाएगा आपका प्रॉपर लेंथ, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर लेंथ, जो सेंटर ऑफ मास से मेजरमेंट लेते हैं, या फिर ये मान लीजिए मूविंग फ्रेम से जो मेजरमेंट लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहलाता है। बट अगर उसी रॉकेट की लेंथ को आप धरती पर, अर्थ पर रहकर मेजरमेंट लेते हो, तो अर्थ पर होता है स्टेबल फ्रेम जिसे हम एल फ्रेम बोलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्टेड कहलाएगी। तो ये जो लेंथ रहेगी आपकी डेल्टा एक्स जो आप अर्थ से ले रहे हो, उसे बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ठीक है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये देखो निकलती कैसे, याद रखना टाइम जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। टाइम स्टेबल का मतलब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार आपको, ताकि सब गिच पिच नहीं हो जाएगा आपका। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं लेंथ इन मोशन, लेंथ इन मोशन। मोशन का मतलब ये है कि ये लेंथ जो है वो चेंज होता रह सकता है, ये चेंज होता रहेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम या फिर ऑन द मूविंग पार्टिकल जिसका आपको लेंथ निकालना है। तो ये मोशन में रहेगा लेंथ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेजर्ड लेंथ। जो आप मेजरमेंट लोगे, मेजर्ड लेंथ जो आप धरती पर खड़े होकर मेजरमेंट ले रहे हो, अर्थ पर खड़े होके, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ बोल सकते हो, जो कि आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड आपको अपीयर होगा, जो उसका एक्चुअल लेंथ है ना उससे आपको कम ही अपीयर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो अपीयर्ड लेंथ, जो भी आपको अपीयर हो रहा है। तो ये सब इसके नाम है जो आप लोग मेजरमेंट लोगे, और ये जो भी आप लोगे वो कॉन्ट्रैक्टेड फील होगा। इसको हम एल बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एल बोल देते हैं। और ये जो आपका डेल्टा एक्स नोड है, ये डेल्टा एक्स डैश है, इसे बोलते हैं रेस्ट लेंथ, या तो इसको रेस्ट लेंथ बोल दो। रेस्ट लेंथ का मतलब ये है कि ये लेंथ चेंज नहीं होगा, ये फिक्स लेंथ है। या फिर इसको आप लोग बोल दो एक्चुअल लेंथ, जो उसका एक्चुअल लेंथ है ना, वो भी बोल सकते हो आप इसको, मतलब जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो। या फिर इसको आप बोल सकते हो प्रॉपर लेंथ, ये सब नाम है इसके, इसको आप प्रॉपर लेंथ बोलोगे। और ये वो लेंथ है जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली इसको एल नोड बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि, और एक और ध्यान रखना, जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो टाइम में कोई चेंज नहीं आता, ये आपको एक फिक्स टाइम पर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5:05 पे आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को मेजरमेंट लिया या फिर लेंथ को मेजरमेंट लिया, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर अगर आप मेजरमेंट लोगे तब भी 5:05 होंगे, और अर्थ पर भी कितने होंगे, 5:05 होंगे। मतलब कि टाइम को चेंज नहीं करना, टाइम को अनचेंज रखना है दोनों ही लेंथ को मेजरमेंट लेते वक्त, जबकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और जब टाइम की बात करेंगे तो वहां पर पोजीशन को आपको चेंज नहीं करना, उसकी लेंथ को सेम रखना है। तो ये ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी का फंडा नहीं आ जाए, साइमल्टेनियस हमको इवेंट लेने पड़ेंगे, एक ही वक्त पर मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके काम करना पड़ेगा। तो फ्रॉम द फॉर्मूलाज हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स माइनस का v डेल्टा टी और मल्टीप्लाई विद गामा। गामा को हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करो, डेल्टा एक्स डैश को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर लेंथ, एल नोट बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल माइनस का माइनस का नॉर्मली इसको लिख देते हैं v मल्टीप्लाई विद द जीरो, ओके, अपॉन
under root 1 minus v square upon c square. So we can simply say that measured length L is equal to proper length multiply with the 1 upon v square upon c square. तो ये जो फॉर्मूला है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कहलाएगी आपकी। ठीक है, हम लोग जानते हैं v ऑलवेज c से कम ही होता है, ऑब्वियस सी बात है लाइट वेलोसिटी से कम ही होगा, तो L जो होगा वो ऑलवेज L नॉट से कम ही होगा, इसे कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो ऑलवेज 1 से कम होती है, ऑलवेज 1 से कम होती है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसलिए। तो ये जो लेंथ कहलाएगी आपकी वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कहलाएगी। और याद रखना लेंथ केवल उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्टेड होगी जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेम मूव कर रहा है। अगर आपका फ्रेम एक्स में मूव कर रहा है और ये इस तरह का डब्बा है, तो इसकी डब्बे की जो लेंथ है ना वो ये वाली लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो, तो इसकी जो बी वाली लेंथ है केवल वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ए लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डब्बा ऐसा दिख जाएगा आपको, तो इसकी जो बी लेंथ है ना वो चेंज होगी। मतलब लेंथ वही वाली चेंज करनी है जो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के पैरेलल है। ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के पैरेलल है केवल वही लेंथ आपको चेंज करनी है, ध्यान रखना। इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस v पैरेलल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो लेंथ डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के पैरेलल होगी केवल वही आपको चेंज करनी है, लाइक दिस। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ चुके हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा एक बार, v पैरेलल क्या होता है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पैरेलल to the length of the road, parallel to the length of the road। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब इसके कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये एग्जाम्पल ये एक तरह से आप मान लीजिए कि ये एक रोड है और इस रोड का डायरेक्शन जो है ना वेलोसिटी का वो है अप्रोक्सीमेट, इस तरह से एंगल बना हुआ है, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो आपको निकालना है इसका मेजर्ड लेंथ क्या होगा। तो बेसिक बात है, इसकी वेलोसिटी के दो जाएंगे कंपोनेंट, एक तो अब ये जो रोड है ना ये मूव कर रहा है प्लस एक्स में, अब यहाँ पे ये वेलोसिटी कंपोनेंट अवेलेबल है, तो इसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो बेसिक बात है, इसने बोला है कि कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो है इसकी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आपको दी हुई है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ विच इज मेजर्ड फ्रॉम द एस फ्रेम, विच इज मेजर्ड फ्रॉम द यू कैन से दैट लेबोरेटरी फ्रेम एल फ्रेम, वो आपको गिवन है, एक्चुअल लेंथ का हाफ दिया हुआ है आपको। ठीक है, और इसकी एक्चुअल लेंथ आपको एल नॉट दी हुई है। ठीक है, आपको निकालना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको निकालना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग केवल इतना काम करें, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगा दें, L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी पैरेलल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दैट मीन्स अब आपको v पैरेलल निकालना पड़ेगा, तो v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v साइन 30, और v पैरेलल क्या हो जाएगा, v कोस 30। तो v कोस 30 कितना होता है, अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 और v, तो नॉर्मली आपको दिया हुआ है एल नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/4 वी स्क्वायर, वी पैरेलल का वैल्यू हो जाएगा, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल, स्क्वायर कर दो इसका, तो 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3/4 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, देन इसको सोल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू सी आ रहा है। इसका मतलब आपकी रोड लाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब वो रोड नहीं है, वो नॉर्मली लाइट ही है। बट याद रखना किसी का भी आंसर लाइट वेलोसिटी से ऊपर नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आपकी रोड लाइट से मूव कर रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर भी
नॉर्मली लाइट वेलोसिटी से कम ही होती है वेलोसिटीज जो होती है किसी भी चीज़ की, लाइक, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो है आपका वो करते हैं हम लोग। देखो, टू रोड ऑफ रेस्ट लेंथ एल नोड, इसको नीचे कर दूं मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, टू रोड्स ऑफ रेस्ट लेंथ, रेस्ट लेंथ का मतलब समझते हो ना आप लोग, वो लेंथ जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होगी, मतलब कि वो लेंथ जो प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ आर एल नोट दिया हुआ है, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, आर मूविंग टुवर्ड्स each other with speed 3c upon 5, with speed 3c upon 5 and 4c upon 5 and 4c upon 5. What is time taken by the two road? What is time taken by the two road to cross each other, to cross each other as seen by a person on the ground, as seen by a person ऑन द ग्राउंड, मतलब एक आदमी खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, वो इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसे मेजरमेंट लेगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, दो रोड है, एक दूसरे की ओर मूव कर रही है। जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है एल नोट, प्रॉपर लेंथ एल नोट है, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, सपोज 3c अपॉन 5, 3c अपॉन 5। ये दूसरा रोड मान लीजिए ये मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है, मान लीजिए 4c अपॉन 5, ठीक है, और यहाँ पर कई इंसान खड़ा हुआ है, ये इनको देख रहा है, ठीक है ना, और ये देख रहा है कि कितना टाइम लगेगा दोनों रोड को क्रॉस करने में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंसान इनको देख रहा है, तो इसकी जो लेंथ है ना रोड की, वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगी इस वाले इंसान को, और यहाँ से अगर ये इसको देगा तब भी इसे कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगी। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो है वो डिपेंड करेगी इन रोड्स की वेलोसिटीज के ऊपर कि वो कितना कॉन्ट्रैक्टेड उसको फील करेगा। सो हमें क्या करना है, सिंपली देखना है क्या उसकी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, तो टाइम निकालना है आपको वैसे भी, तो बड़ा सिंपल सा काम है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। सो नॉर्मली हम लोग ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। सो जब इसको हम लोग काम में लेंगे तो देखो, सपोज यहाँ जो मेजरमेंट लेगा वो L1 लेंथ मेजरमेंट लेगा पहली वाली रोड की, तो L1 लेंथ ये इंसान इस वाली रोड की लेंथ क्या लेगा मेजरमेंट, तो वो मेजरमेंट ये लेगा √1 माइनस वेलोसिटी क्या है उसकी 9/25 कर दो, v स्क्वायर करना पड़ता है ना अपने को, तो 9/25 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वो तो कट जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल इजीली गेट like L1 is equal to 4/5 L naught. So the observer from the ground measured the length of the first rod is 4/5 L naught, that is the contracted length. Now what is the length of the second rod, that which measured from the observer from the ground, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, L2 बराबर कितना हो जाएगा,
एल नॉट अंडर रूट, अब उसकी स्पीड क्या है वो चेक करो, 4c/5 है ना, दैट मीन 16/25 करना पड़ेगा मुझे। तो इसको सोल्व करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा वो 3/5 और एल नॉट। चलिए ये लेंथ उसको मेजर, अब ऑब्वियस सी बात है ये इसको पूरा क्रॉस करेगी रोड, ये रोड इसको पूरा क्रॉस करेगी, तो इसकी लेंथ को और इसकी लेंथ को टोटल क्रॉस करना पड़ेगा उसे। दैट मीन्स जो टाइम उसको मिलेगा क्रॉस करने के लिए वो जाएगा L1 + S2, इतना टाइम उसको लगेगा। और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, दोनों की वेलोसिटी का आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये इधर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी माइनस, और ये इधर मूव कर रहा है तो ये दोनों वेलोसिटी ऑब्वियसली बात ऐड हो जाएगी, माइनस का v2 हो जाएगा। इसका मतलब उसने मेजरमेंट कितना लिया L1 का 4L0/5 प्लस 3L0/5, ठीक है ना। ये कंप्लीट डिस्टेंस उसको क्रॉस करनी पड़ेगी। पहले वो यहाँ पे आएगा, ये वाला पहला एंड, फिर वो इसको क्रॉस करेगा, मतलब कि यहाँ ये वाला पहला एंड इसको यहाँ तक क्रॉस करेगा, देन ये वाला एंड इसको क्रॉस करेगा, तो फिर ये वाली लेंथ मेजरमेंट, तो मतलब टोटल लेंथ आपको मेजर करनी पड़ेगी। ओके, और वेलोसिटी का जो फंडा है वो क्या हो जाएगा 3c/5 प्लस 4c/5, ये है उसकी टोटल वेलोसिटी दोनों लेंथ की। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप लोग। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट एल नोड बच जाएगा ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा हमारे पास सी। सो ये हमारे पास क्या होगा टाइम टेकन, तो इतना आपको टाइम लगेगा उसको मेजर करने में, इतना टाइम तो उसको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सो देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूं मैं। अब आपको टाइम देखना है दोनों रोड को क्रॉस करने का। अगर हमने ऑब्जर्वर को किसी भी एक रोड के ऊपर बिठा दिया, सो क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट बनता है वो यही है, इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू रोड। इसी क्वेश्चन में देखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम taken by two rod, what is the time taken by the two rod to cross each other, to cross each other as seen by the road, as seen by the road of speed 3c/5। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे मान लो ये आपका पहला रोड था, इसका स्पीड कितना था 3c/5। ओके, ये यहाँ से जा रहा है इस स्पीड से, ठीक है, और यहाँ से यहीं पर मैंने क्या कर दिया, इसी के ऊपर मैंने बिठा दिया ऑब्जर्वर। अब ये इसको देख रहा है कि ये स्पीड कितनी है इसकी, ये स्पीड है 4c/5, 4c/5 दैट इज। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जर्वर है, अब वो तो ऑब्वियसली बात है टाइम का फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो भी उसका होगा, ठीक है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब समस्या ये है, ये जो ऑब्जर्वर है जो 3c/5 वाली रोड के ऊपर बैठा हुआ है, वो 3c/5 को तो रेस्ट पर मेजरमेंट लेगा, इस वाली रोड को तो वो रेस्ट पर मेजरमेंट लेगा, बिकॉज वो फ्रेम के अंदर अवेलेबल है, और हम लोग जानते हैं कि खुद के रेस्पेक्ट में खुद का वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। बट ये जो ऑब्जर्वर है ये इस रोड को कुछ अलग वेलोसिटी से मेजरमेंट लेगा। अब वो हम चेक करते हैं वो किस से मेजरमेंट लेगा, इसे हमें निकालना रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें लेना है तो इसको हम एस डैश फ्रेम बोल देंगे। मुझे इसका निकालना है इसलिए मुझे इसे पार्टिकल बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे ये मेजरमेंट लेना है कि इसका ux डैश क्या होगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला है ux - v/1 -
ux v upon c square. ux is the velocity of particle with respect to rest frame. जो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो रेस्ट फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर था वो इसकी वेलोसिटी को 4c/5 मेजरमेंट ले रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी को. v इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम. अब दोनों में से कुछ ना कुछ तो माइनस करना पड़ेगा. अब ये माइनस में जा रहा था तो ये माइनस कर देना है, और ये प्लस x में जा रहा है इसलिए इसको हम लिखेंगे 3c/5. ये है मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी. तो ux डैश ये फॉर्मूला ये आप कैलकुलेशन कर लेना. तो नॉर्मली कैलकुलेशन कितना आएगा आपके पास में, ux डैश बराबर माइनस का 35/37c. माइनस का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर 3c/5 में बैठा हुआ है ना, वो 4c/5 वाली पार्टिकल को -x में जाता हुआ मेजरमेंट ले रहा है. ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया. अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर 3c/5 पे बैठा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 3c/5 की जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ वो उसी को मेजरमेंट लेगा. बट वो ऑब्जर्वर 4c/5 वाली जो लेंथ है ना उसको एज अ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ मेजरमेंट लेगा. अब उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, तो L1 बराबर तो आपका L0 ही रहेगा आपकी बात, बट L2 जो है वो चेंज जाएगा बिकॉज ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग फ्रेम में ही बैठा हुआ है और वो उसी लेंथ पर बैठा हुआ है. मैंने आपको कहा था ना, अगर आप रॉकेट में बैठे हुए हो तो रॉकेट की लेंथ तो आपको वही की वही मेजरमेंट आएगी जो एक्चुअल लेंथ है, बट पृथ्वी पर देखने पर या फिर अर्थ से देखने पर कुछ लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी. ऐसे ही अगर ऑब्जर्वर L0 के ऊपर बैठा हुआ है तो वो L0 ही मेजरमेंट लेगा. बट अगर उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरी फ्रेम मूव कर रही है तो उसका लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, और वो जो L2 कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, L0 अंडर 1 माइनस v पैरेलल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको मैंने बता ही दिया कितना है, L0 अंडर 1 माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर, और v पे कितना हो जाएगा ये माइनस का 35/37 और c. ओके, कैलकुलेट कर लेना इसको, नॉर्मल सी कैलकुलेशन होगी आपकी, और आफ्टर कैलकुलेटिंग इट यू विल गेट 12/37 L0. तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में इतना हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात आ गई हमारे पास. अब इसको आप लोग t निकाल सकते हो सीधा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 दोनों का लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि खुद के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 है तो v1 बराबर 0 है, तो v1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, v1 प्लस v2, बट v2 का वैल्यू कुछ तो है अवेलेबल, सॉरी v1 माइनस v2 होएगा, v1 माइनस v2. तो रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल लो, तो L0 प्लस 12 L0 अपॉन 37 अपॉन v1 0 मतलब खुद के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा 35/37c. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना. आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट t इज इक्वल टू 7 L0 अपॉन 5c. तो ये होगा उसका टाइम टेकन. तो ये आपको चेक करना है कौन किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, कौन किसकी वेलोसिटी निकाल रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ फंडा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगाने का. ठीक है ना, चलिए तो आज इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है टाइम डायलेशन वो हम कल पढ़ेंगे, और इसके बाद जो भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी हैं तो वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.